इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल से मैं सतीश आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। ये है ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर पेपर नवंबर 2017 में जो हुआ था। तो ये सेकेंड पेपर है, इसमें 50 प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरुआत कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि मोहरोविकिक असंतता या अशांतत्य कहीं मिल जाएगा, असंतता यहाँ पे दिया है, या मोहरो इंग्लिश में कहें मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किन के बीच सीमा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन एक दिया है महाद्वीपीय शेल्फ और महासागर पटल। ऑप्शन दूसरा दिया है दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल। ऑप्शन तीसरा दिया है परपटी और ऊपरी प्रवार। ऑप्शन चौथा दिया है कोर और प्रवार। इसका जो सही आंसर है वो परपटी और ऊपरी प्रवार है। ऊपरी प्रवार यानी अपर मेंटल, परपटी मतलब क्रस्ट। देखिए इसको मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ थोड़ा से जूम करके, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। चलिए मान लीजिए ये देखिए, सॉरी इसे बनाता हूँ, ये है पृथ्वी का कोर, इस तरह से बनाना है। ये है आपका परपटी, यानी यहाँ तक मान लीजिए, मान लेते हैं हम लोग ये परपटी है, ठीक है। और ये है आपका मेंटल और ये है आपका कोर। ये हो गया क्रस्ट और ये हो गया मेंटल, ठीक है। ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर, इसे क्रोट कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसे जो ये क्रस्ट है, ये जो पूरा क्रस्ट है, क्रस्ट में भी क्या घनत्व में भिन्नता के कारण इसको अलग दो भागों में बांट दिया गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच, ये देखिए यू है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच जो सीमा है उसे कहा जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे जो है अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। अब देखिए ये मेंटल है, ये पूरा आपका मेंटल है। मेंटल को दो भागों में बांट दिया जाता है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ऊपरी प्रवार अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। इसको दो भागों में, तो यहाँ पे अभी एक बताया मैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच पाया जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे मेंटल, यहाँ से शुरू हुआ है मेंटल, तो यहाँ पे लोअर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, यानी यहाँ पर ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो अशांतता, यही पूछा था। तो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, इसे कहा जाता है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी या रेप्टी असमता। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोर है, ये पूरा कोर है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं आपको। ये जो कोर है पूरा, इस कोर को दो भागों में बांट दिया है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे बन जाएगा, अभी मैं बताया कि अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच आपका रेप्टी है, और देखिए यहाँ लोअर मेंटल है यहाँ पे और यहाँ अपर क्रस्ट, अपर कोर है। तो अपर कोर या आउटर कोर है, आउटर कोर कह लीजिए, बाह्य क्रोड। तो आउटर कोर देखिए, आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच है क्या है, ये रेप्टी हो गया।
और ये हो जाएगा गुटेनबर्ग। क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग असंतुल्य, गुटेनबर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आउटर कोर और लोअर कोर के बीच एक सीमा है, असंतत्य है, असंबद्धता पाई जाती, डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी जो है इसे कहा जाता है लेहमान, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, लेहमान विद्वान के नाम पे माना जाता है, तो लेहमान। तो इस तरह से आपका ये पूरा है। क्या क्या है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, सी से कोनार्ड हो गया। ठीक है। दूसरा है मोहो, आप लोग इससे याद कर सकते हैं। कोनार्ड किसको? अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को, यानी ऊपरी परपटी पपड़ी और निचली पपड़ी को। और मोहो क्या करता है? निचली पपड़ी और अपर मेंटल को। और रेप्टी क्या करता है? अपर मेंटल लोअर मेंटल, यानी ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार। फिर उसके बाद गुटेनबर्ग क्या करता है? निचली मेंटल और आउटर कोर या बाह्य कोर। और क्रोड को दो भागों में जो बांटता है कौन है? लेहमान। तो इस तरह से आप याद करें CMR GL। इससे क्या हो जाएगा? आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए, तो यही पूछा था। देखिए अब मोह पूछा था, सॉरी, ये मोह पूछा था ना यहाँ पे। मोहरोइक असांतत्य निम्नलिखित में किन के बीच सीमा का निर्माण करता है? तो परपटी और ऊपरी प्रवार, या इसको अगर कर देता लोअर क्रस्ट से अपर मेंटल। ठीक है। या लोअर क्रस्ट न के परपटी कर दिया है, तो परपटी और ऊपर प्रवार के में कौन सा है? मोहरोइक असंतत्य। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते, फिर भी दिख रहा है। कह रहा है कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को अवनयन कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, अवनयन। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया पूछा है, कहा खिसकने की प्रक्रिया। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया, अवनयन। चलिए, इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन एंड्रियाज भंस है, ये कई बार पूछा जा चुका है। सैन एंड्रियाज भंस आपका देखिए रूपांतरित भंस है कि अभिसारी है कि प्रसारी है कि निमज्जनकारी है? तो रूपांतरण भ्रंश है, सबको पता है। रूपांतरित भ्रंश ये कैसे बनता है? संरक्षित प्लेट सीमा के किनारे जब रहता है, संरक्षित प्लेट सीमा के किनारे, तब ये इस भ्रंश का निर्माण होता है ना। यानी संरक्षित प्लेट सीमा का कहने का मतलब एक दूसरे से न दूर जा रही हैं, न एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ये अगल बगल खिसकते हुए निकल जाती हैं, अगल बगल खिसकते हुए निकल जाती है। तो उस समय क्या बनता है? रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है या ट्रांसफार फॉल्ट का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, तीसरा का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है? सरिता हिमी निक्षेप कौन सा है? पदस्थली है, या जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पेडी प्लेन। दूसरा है केम वेदिका, और तीसरा है बाढ़कृत मैदान, और चौथा है लोएस मैदान। तो कह रहा है कि कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है? तो सीधी बात है, तो सरिता हिमी निक्षेप कौन सा है? इसमें हो जाएगा आंसर केम वेदिका। क्या हो जाएगा? केम वेदिका जो है सरिता हिमी निक्षेप है। तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, केम वेदिका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। निम्नलिखित किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया था? प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन महोदय ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया था। डार्विन महोदय ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1750 के बाद वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सही है? ठीक है, वर्ष 1750 के बाद
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि कितनी हुई? 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 30%, 30 से अधिक। कितनी वृद्धि हुई थी? ये 30 से अधिक यानी लगभग 32-33% वृद्धि हुई थी, या उससे भी अधिक जो है 35 से अधिक हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, 30 से अधिक। छठे का चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए दिया है, कथन दिया है आईटीसी जेट का रूपांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है। आईटीसी जेट का रूपांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है। कारण क्या दिया है? भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। पहला कथन देखिए, आईसीटी जेट का स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है। नहीं भाई, भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक नहीं होता है, भूमि पर ये अधिक होता है। आईटीसी जेट का जो रूपांतरण है वो भूमि पर सबसे अधिक होता है। तो यानी ये समुद्र पर कह रहा है अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, बिल्कुल सही है। धरती अधिक तेज़ी से गर्म होती है और अधिक तेज़ी से ठंडी होती है, तो तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। तो सही बात है, भूमि अधिक गर्म हो जाती है जलाशय की तुलना में, क्योंकि भूमि अपारदर्शी होती है और जल क्या हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। तो कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? ए गलत है परंतु आर सही है। चौथा आंसर सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूवीआई परावैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया? अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स कब अस्तित्व में आया? 1950 के दशक में, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में कि 2010 के दशक में? तो अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स जो आया था वो 1990 के दशक में आया था। कब आया था अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स? 1990 के दशक में आया था। यानी इसका एग्जैक्ट जो है एक कनाडियन वैज्ञानिकों ने विकसित किया था इसे 1942 कह रहे हैं 1992 में कनाडियन विद्वानों ने इसे विकसित किया था। यूवीआई इंडेक्स को, अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स को 1992 में विकसित किया था। बाद में जो है इसे मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1994 में इसे स्वीकार किया था। 1994 में इसे स्वीकार किया था। कौन कौन? यूएन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1994 में इसे स्वीकार किया था। तो ये पूछा था यूवीआई परावैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया? तो 1990 के दशक में आया था। ठीक है, बनाया गया था कब? 1992 में। स्वीकृत कब हुआ था? 1994 में। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए एकदम गैस, वायुमंडल में गैस की प्रतिशतता, आसान सा क्वेश्चन है। मिलान करना है। नाइट्रोजन सबसे अधिक परसेंट है, कहा कितना? 78% है। ए का हो गया तीसरा आपका। दूसरा आर्गन कितना है? आर्गन देखिए 0.934 हो जाएगा, यानी बी का पहला हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला। और देख लें ऑक्सीजन कितना है? 21%, यानी सी का चौथा हो जाएगा। यानी तीसरा आंसर सही जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.039। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 9 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी लोग गलत कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है कि दिए गए कथन दिया है, यानी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। कथन क्या दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो अधोध्रुवीय निम्न दाब है या उपध्रुवी कह लीजिए निम्न दाब है, वो करीब करीब सतत है। बिल्कुल सही है कथन ये, करीब करीब सतत है, क्योंकि भाई वहाँ स्थल के भूखंड कम। देखिए नीचे दिया भी है, कारण क्या दिया है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि अधिक है, लैंड अधिक है, और सागर की मात्रा कम है या सागर का क्षेत्र कम है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है?
महासागर का जो है क्षेत्र ज़्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में तुलना में भूखंड कम है, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक है? विषुवत रेखीय में या ध्रुवीय में या उपोष्ण में या अवध्रुवीय में? तो यहाँ पूछा है कि लवणता अधिक है किस क्षेत्र में, तो उपोष्ण में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उपोष्ण में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सभी ज्वारों के सर्वाधिक संचालन के लिए उत्तरदायी है? सभी ज्वारों के सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है। महासागर का आकार, महाद्वीपों की आकृति, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और महासागर की लवणता। तो ज्वारों के उत्पत्ति सर्वाधिक संचलन उत्तरदायी क्या होना, गुरुत्वाकर्षण व ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। 12 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से दूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत भू उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भू नीच के लिए सही है? भू उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भू नीच के लिए सही है। तो देखिए पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये समझ लीजिए, ये तो आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर लगा रही है आपकी चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर आप कौन को लगा रही है, चंद्रमा, ठीक है। तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रही है और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, मान लीजिए ये पृथ्वी है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसका चक्कर ये चंद्रमा लगा रही है। ये देखिए ये चंद्रमा लगा रही है यानी मून, ठीक है। चंद्रमा लगा रही है। तो देखिए एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक होता है और एक समय ऐसा आता है, क्योंकि ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, एक समय ऐसा आता है कि ये चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहता है। तो जब पृथ्वी से नज़दीक रहेगा तो उसे कहा जाता है पेरिजी। उसे क्या कहा जाता है, पेरिजी, पेरिजी कहा जाता है। उसी को यहाँ पे कहा है भूमि नीच। क्या कहा है, भूमि नीच, भूमि नीच कहा है, ठीक है, भूमि नीच, सॉरी। तो चलिए देखें। तो मैं ये बताया था आपको कि पृथ्वी से एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा क्या होता है, यानी दूर होता है, एक समय नज़दीक होता है। ये अर्थ है और ये रोटेशन में एक तरह से मैं बता दिया था आपको, फिर से बना देता हूँ। ये अर्थ और ये मून चंद्रमा, यानी यहाँ पे क्या है, नज़दीक है, यहाँ पे क्या है, दूर है, ये दूर है। थोड़ा से बराबर ही लग रहा है, फिर से बना देता हूँ, थोड़ा काफ़ी टाइम हो जा रहा है इसके चक्कर में, कोई बात नहीं, समझ जाए तो सब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नज़दीक है, यहाँ पे क्या है, दूर है, इसे कहा जाता है पेरिजी। इसे कहा, जब नज़दीक रहे चंद्रमा पृथ्वी से तो उसे पेरिजी कहा जाता है, जब दूर रहे तो उसे अपोजी कहा जाता है, ठीक है। और इसे यही पे क्या, जो पेरिजी है, यानी पेरिजी मतलब भूनीच, पेरिजी का मतलब क्या है, भूनीच, और भूमि उच्च यानी भूमि उच्च मतलब अपोजी। तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से दूरी के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा प्रतिशत भू उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भू नीच के लिए सही है। तब जब भू नीच रहता है यानी पेरिजी की स्थिति रहती है तो पृथ्वी के नज़दीक रहती है चंद्रमा, तो पृथ्वी के क्या रहता है, नज़दीक रहता है चंद्रमा। तो क्या होता है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, अधिक लगता है जो है, उससे क्या होता है कि 12% उच्च ज्वार आता है। उससे क्या होता है कि समुद्र में 12% उच्च ज्वार आता है। तो यही तो पूछा था कि भू उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भू नीच के लिए सही क्या है, तो भू नीच की जब स्थिति आती है यानी पेरिजी की स्थिति जब आती है तो महासागरों में 12% उच्च ज्वार आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, 12%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन यानी कथन और कारण क्वेश्चन है, महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं।
तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विषुवत रेखी धाराएं हैं, जो विषुवत रेखी धाराएं हैं वो जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करती हैं। विषुवत रेखीय महासागरीय जलधाराएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करती हैं, जो गर्म जल को पश्चिम की तरफ लेके जाती हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। कारण का दिया, प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिम सीमाओं में होती है। तो बिल्कुल सही है, प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिम सीमाओं में होती है, ये भी सही है। तो यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है। अब व्याख्या करता कि नहीं, बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, तभी तो जो है प्रमुख गति है, प्रमुख महासागरीय गति पश्चिम सीमाओं में होती है और पश्चिम भाग में उनकी सीमाओं की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दो बायोमों के मिलन क्षेत्र के लिए सही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा से हिंदी अलग दिया है, वातावरण, पारिस्थितिकी, प्रतिध्वनि, प्रतितान। तो दो बायोमों के मिलन क्षेत्र को क्या कहते हैं आप, प्रतितान, इकोटोन कहा जाता है। दो बायोमों के मिलन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दो बायोमों के मिलन क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। या इसकी इंग्लिश आप लोग देख लिया करिए, तब क्लियर हो गया होता, नहीं तो ऐसे प्रतितान लिख दिया तो आप समझ प्रतितान क्या है। तो इकोटोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दो बायोमों के मिलन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इकोटोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतितान, 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया है। हुमा निकोला जी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हार्टसोन, शेफर, बरोज और विस्थापन। तो एस बरोज महोदय किया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा बरोज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल की परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्य की पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने किया है, भविष्य की निम्नलिखित में किसने भूगोल की परिमाणात्मक क्रांति यानी मात्रात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवादी पद्धति की खोज के रूप में किसने परिभाषित किया। पीटर हैगेट, डब्ल्यू बुंगे या विलियम बुंगे, डेविड हार्वे, आर.जी. सोरले। तो किसने किया था, विलियम बुंगे महोदय यानी डब्ल्यू बुंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सहसंबंध स्थापित किया था। महासागरीय जल के रंग और लवणता के बीच, अल मसूदी, अल मकदीशी और इब्न खालदून, इब्न सीना। तो किसने किया था, ये अल मसूदी महोदय, अल मसूदी ने किया था। किसने किया था, अल मसूदी ने किया था। किसमें, जल, महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सहसंबंध किसने स्थापित किया था, अल मसूदी ने स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल मसूदी हो जाएगा, एक पहला 18 का पहला आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा ब्लर हो गया है, आप लोग कोऑपरेट करिए। फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पीटर हैगेट, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, पीटर हैगेट का ज्योग्राफी ये तो सही सुमेलित है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जीपी मार्स दिया है, ये गलत है क्योंकि ये डेविड हार्वे महोदय का है, ये डेविड हार्वे का है। पी जेम्स का ऑल पॉसिबल वर्ड सही है और एडम्स, एल्बर एडम्स और गोल्ड का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीपी मार्स का एक्सप्लेनेशन, जो उनको क्योंकि सही नहीं है पूछा था तो ये सही नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी किसकी है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की है। तो दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोबेबिलिज्म OH के स्पेट से मिला लीजिए इसको आप, ठीक है।
तो ए का हो गया चौथा। और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसका है? ग्रिफिथ टेलर महोदय का है, यानी बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, इसमें आ रहा है। और देखिए सिस्टमेटिक ज्योग्राफी किसका? हमबोल्ट महोदय का है। सी का पहला आप मिला लीजिए, सी का पहला इसमें आ रहा है। और मॉडर्न ज्योग्राफी रिटर एक बचा मिला लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 20 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश में है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 है, विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है? यानी जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है? इसमें आपको बताना है। ऑप्शन एक है 3.4, ऑप्शन दूसरा है 2.1, ऑप्शन तीसरा है 1.2 और ऑप्शन चौथा है 4.2। तो इसका सही आंसर है 2। अगर जनसंख्या को स्थिर बनाए रखना है तो कुल प्रजनन दर कितना होना चाहिए? 2.1 होना चाहिए। इससे कम हो जाएगी तो जनसंख्या में कमी आने लगेगी। तो कितना होना चाहिए? 2.1 होना चाहिए। तो 21 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए निम्न से कौन से गुण अपेक्षित हैं? ऑप्शन ए है कोई भी स्थान जिसके पास नगर पालिका, निगम, छावनी अथवा अधिसूचित कस्बा हो। तो हाँ ठीक है। और कम से कम 70% श्रमजीवी जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो और प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति हो। तो बिल्कुल गलत, 100 तो व्यक्ति तो है नहीं, ये गलत हो गया। और कम से कम 70% नहीं, कम से कम 75% की बात है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, यानी बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। और इसमें कौन बचा आपका? यानी जिसके कोई भी स्थान जिसके पास नगर पालिका, निगम, ये सही हो गया, ए सही हो गया और न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, और सी सही हो गया। इसका अर्थ है कि ये तीसरा आंसर 22 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेवनस्टीन के प्रवास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन एक है सर्वाधिक प्रवासी कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, रेवनस्टीन का सिद्धांत में कहा गया सर्वाधिक प्रवासी कम दूरी का प्रवास करते हैं। सब लोग ऐसा चाहते हैं कि कम से कम दूरी में प्रवास करना पड़े। सर्वाधिक प्रवासी शहरों क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। बिल्कुल गलत बात, शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी की तरफ है, ये गलत हो जाए। अधिकांश प्रवासी वयस्क होते हैं, हाँ एक एज होता है उनका, वो सही है, ये भी सही है, चौथा भी सही है। यानी कौन सा शामिल नहीं है? तो ये तीसरा शामिल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 23 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है? कैसा शहर है? कोरिय शहर है, वैश्विक शहर है, उत्तर औद्योगिक शहर है, प्रमुख शहर है। तो ये प्राइमेट सिटी है। जो पटना शहर है और कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर है, ये कैसा शहर है? ये प्राइमेट सिटी शहर है। यह सही आंसर हो जाएगा चौथा, प्रमुख शहर। ठीक है, 24 का चौथा सही हो जाएगा, प्राइमेट सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय स्थान क्रिस्टालन मॉडल K4 सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित करता है? K4 सिद्धांत कौन सा सिद्धांत इंगित करता है? बाजार या प्रशासनिक या परिवहन या आर्थिक? तो देखिए जो K4 है ये परिवहन सिद्धांत बताता है कि परिवहन सिद्धांत को इंगित करता है। परिवहन K4 पूछा है तो परिवहन क्या तीसरा है, और ये K4 हो गया, K4। और K3 क्या कहता है? बाजार सिद्धांत। और K7 क्या कहता है? प्रशासनिक। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है K4, तो K4 का हो जाएगा परिवहन और तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि निम्नलिखित में से किसने अंडर रूट समेसन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन फसल संयोजन विधि विकसित की थी। किसने विकसित की थी? डोई ने, कि जेसी वीवर ने, कि पानवेल ने, कि रफ़ीउल्लाह ने। तो जो फसल संयोजन विधि का सूत्र ये है, समेसन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन, ये दिया था जेसी वीवर महोदय ने। किसने दिया था? जेसी वीवर महोदय ने दिया था। इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। फसल संयोजन विधि किसने दिया था? जेसी वीवर महोदय ने दिया था। अब देखिए ये फसल संयोजन के आधार पर जो विधि का प्रयोग किया था, ये कहाँ पे, किस क्षेत्र के लिए किया था? तो ये पश्चिमी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किया था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछली बार में, 2021 में यूपी वाला, पश्चिम मध्य अमेरिका, मध्य यूएसए, इसी क्षेत्र के लिए किया था। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था। कब किया था? अगर ये पूछ दिया तो 1954 में किया था। ठीक है। तो निम्नलिखित में किसने समेसन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन फसल संयोजन विधि का विकसित की थी? तो जेसी वीवर महोदय ने विकसित की थी। तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, परिवहन लागत की वस्तु उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। परिवहन लागत के वस्तु उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऑप्शन ए दिया है कपास का भार घटता है, ऑप्शन बी दिया है यानी दूसरा दिया है कपास का भार घटता है बढ़ता है, एक में घटता है एक में बढ़ता है। तीसरा दिया कपास एक शुद्ध सामग्री है जिसका वजन उसके तैयार उत्पाद से करीब करीब समान होता है। चौथा दिया विनिर्माण के दौरान कपास के वजन में अधिक कमी आती। तो इसका देखिए कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका है स्थान निर्धारण में? क्योंकि कपास एक शुद्ध सामग्री है जिसका वजन उसके तैयार उत्पाद से करीब करीब समान ही होता है। क्योंकि जो उसकी कच्ची सामग्री है या रॉ मटेरियल है, उसके प्रोडक्ट मटेरियल से या उत्पाद माल से क्या होता है? लगभग बराबर होता है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस पेशे को द्वितीयक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बढ़ई, कोयला खनिक, स्कूल शिक्षक, किसान। किसान हो गया प्राइमरी, शिक्षक हो गया आपका टर्शियरी यानी तृतीयक क्रियाकलाप, और कोयला खनिक भी प्राथमिक क्रियाकलाप, और बढ़ई क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ई। ठीक है। तो निम्नलिखित द्वितीय कार्यकलाप के रूप में वर्णित किया गया है बढ़ई को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। पहला दक्षिण पूर्व एशिया, ये आता ही वही। दूसरा दक्षिण चीन जापान, ये भी आता है। भारत का तटीय और क्षेत्र, तटीय और डेल्टा क्षेत्र, वही धान कटोरा कहा जाता है तटीय क्षेत्रों को। तो ये भी है। तो कौन सा नहीं आता? नील घाटी का डेल्टा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, नील नदी घाटी का डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य समूह को स्वर्ण कॉलर कर्मचारी के रूप में विहित किया जाता है या गोल्ड कॉलर वर्कर के रूप में? तो ऑप्शन पहला दिया है वस्तुओं का स्वरूप बदलकर उसके मूल्य में वृद्धि करना। ऑप्शन दूसरा दिया है वित्तीय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, सूचना, आकरण प्रसंस्करण सेवाएं, मध्यवर्ती प्रबंधन, प्रशासनिक सेवाएं और सरकारी नौकरशाह। ऑप्शन तीसरा दिया है सरकारी और निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी। ऑप्शन चौथा दिया है दूरसंचार के माध्यम से सेवाओं और विचारों का आदान प्रदान तथा उसके स्थान परिवर्तन के द्वारा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर है तीसरा, सरकारी और निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कर्मचारी अधिकारी और शीर्ष प्रबंधनकारी कार्यकारी जो होते हैं, शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी को कहा जाता है आपका स्वर्ण कॉलर कर्मचारी, गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का तीन। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 31। चलिए 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रकाशन के पश्चात
राजनीतिक भूगोल विषय में वास स्थान की अवधारणा लोकप्रिय हुई? किसके प्रकाशन के पश्चात वास स्थान की अवधारणा लोकप्रिय हुई है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड इकोनॉमिक, नेशनल स्टेट एंड लोकलिटी, पॉलिसी ज्योग्राफी और ज्योग्राफी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, मेकिंग पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो कह रहा है कि इसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल में वास स्थान की अवधारणा लोकप्रिय हुई है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसे पॉलिसी ज्योग्राफी कहा गया है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर दूसरा हो गया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल में वास स्थान की अवधारणा लोकप्रिय हुई थी। इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा 31 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक भूगोल में हृदय भूमि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कई बार पूछा गया, मैकेंडर महोदय का है। ठीक है, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मनुष्य के नस्ल को वर्गीत करने हेड प्रयोग में लाए जाने वाले शीर्ष सूचकांक को निम्नलिखित किस रूप में परिकलित किया जाता है? अच्छा, शीर्ष सूचकांक पूछा है तो किस तरह से किया जाता है? ऑप्शन 1 दिया है, नाक की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात। शीर्ष से पूछा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको इसे लगा लेना। सिर के चिपटेपन और लंबाई के बीच अनुपात, सिर की चौड़ाई और लंबाई के बीच अनुपात, सिर की लंबाई और शरीर के वजन के बीच अनुपात। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि शीर्ष सूचकांक बराबर होता है पहले लंबाई और पहले चौड़ाई और उसके अपान में लंबाई, यही ध्यान रखा। सिर की चौड़ाई और लंबाई के बीच अनुपात, यानी शीर्ष सूचकांक बराबर हो जाएगा सिर की चौड़ाई अपान लंबाई और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो शीर्ष सूचकांक बराबर क्या होता है? सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणे 100। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। 33 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 33 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी राष्ट्र के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, पहला है, इसके पास हमेशा एक सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है। दूसरा, इसके पास एक प्रादेशिक आधार होता है। यह आंतरिक संप्रभुता का दावा करता है। चौथा, यह बाह्य संबंधों में संप्रभुता का दावा करता है। बाह्य संबंधों में संप्रभुता का दावा करता है, बिल्कुल सही है। आंतरिक संप्रभुता का दावा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके पास एक प्रादेशिक आधार होता है, ये भी सही है। यानी ये तीनों सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमेशा एक सांस्कृतिक और सामाजिक आधार होना ये जरूरी नहीं है। तो 34 का एक आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भू राजनीति शब्द गढ़ा था? यानी भू राजनीति शब्द किसने दिया था? जियोपॉलिटिक्स किसने दिया है? जियोपॉलिटिक्स मैकेंडर, हाउसवेफर, कैजलिन या स्पाइकमैन? तो कैजलिन महोदय दिए थे। तो आसान सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है, तो उसको इसका सही आंसर 35 का क्या हो जाएगा? तीसरा, कैजलिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा कि विद्यमान वर्गीय यानी सेक्टोरल और विभागीय योजनाओं को सिर्फ एक साथ ला लेने से स्वतः कोई समेकित योजना तैयार नहीं हो जाती? कोई योजना समेकित तभी बनती है जब योजना के क्षेत्र में बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस को पूर्ण रूप से विश्लेषित और इंटरलिंक किया जाए। ये किस विद्वान का कहा हुआ है? ऑप्शन ए दिया है भट्टाचार्य, ऑप्शन दूसरा दिया है आर.पी. मिश्रा, और ऑप्शन तीसरा दिया एल.के. सेन, ऑप्शन चौथा दिया M.L. दंतेवाला। तो M.N. दंतेवाला ने कहा था कि किसी क्षेत्र जब योजना क्षेत्र में बैकवर्ड लिंकेजेज और फॉरवर्ड लिंकेजेज को पूर्ण रूप विश्लेषित और इंटरलिंक किया जाए तभी उसको माना जाता है, तभी योजना अच्छी बनती है, तभी कोई योजना समेकित बनती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? M.L. दंतेवाला। तो इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा M.L. दंतेवाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल का डेल्टा मैदान, पद्मा नदी का डेल्टा मैदान, छोटा नागपुर का पठार, पलामू का पठार।
तो पश्चिम बंगाल का डेल्टा मैदान तो इसका हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार, पलामू पठार है। कौन सा हिस्सा नहीं है पूछा है, पद्मा नदी का डेल्टा हिस्सा नहीं है। तो 37 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए, राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत। तो सबसे छोटा मैप क्या होता है, सबसे बड़ा स्केल मैप क्या होता है, कैडेस्ट्रल होता है, यानी डी का आपका दूसरा हो जाएगा। डी का दूसरा देखिए 2 में है अभी। और आगे देखिए, अब प्रखंड यानी आपका ब्लॉक होता है, ब्लॉक का क्या हो जाएगा, बृहद मैप हो जाएगा। बृहद मैप हो जाएगा ब्लॉक का, क्योंकि जितना छोटा क्षेत्र रहेगा उतना बड़ा उसका स्केल होगा, ठीक है। जितना छोटा मैप उतना बड़ा स्केल। तो प्रखंड का क्या हो जाएगा, बृहद, यानी सी का हो जाएगा पहला, सी का पहला इसमें जा रहा है। अब जिला क्या हो जाएगा, जिला का हो जाएगा मध्यम, यानी बी का हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा देखिए ये आ रहा है। और राज्य क्या हो जाएगा, राज्य का क्षेत्र बड़ा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, जो स्केल होगी उसकी छोटी होगी, छोटे स्केल पे मैप का बनाया जाता है। तो चौथा, तो ये चौथा आंसर सही हो जाएगा। 38 का 4 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 38 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, थोड़ा से ब्लर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए कि निम्नलिखित में से किसने क्षेत्रीय आयोजना की परिभाषा दी, कि क्या परिभाषा दी, कि क्षेत्रीय आयोजना ऊपरी शहरी क्षेत्र में गतिविधियों के क्रम में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। किसने परिभाषा दी कि क्षेत्रीय आयोजना ऊपरी शहरी क्षेत्र में गतिविधियों के क्रम में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए चार्ल्स एल लिवेन, ऑप्शन दूसरा एंटोनी कुलिंस्की, ऑप्शन तीसरा है H.W. रिचर्डसन, ऑप्शन चौथा है जॉन फ्रीडमैन। तो ये जो परिभाषा है क्षेत्रीय आयोजना की या क्षेत्रीय नियोजन की, ये जॉन फ्रीडमैन की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन फ्रीडमैन। 39 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा विलियम बुंगे द्वारा प्रतिपादित शहरी संरचना का शोषणकारी मॉडल से जुड़ा नहीं है। कौन सा विलियम बुंगे द्वारा प्रतिपादित शहरी संरचना का शोषणकारी मॉडल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो विलियम बुंगे द्वारा दिया गया था शोषणकारी मॉडल, किसके द्वारा दिया गया था, शहरी संरचना का शोषणकारी मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो विलियम बुंगे द्वारा गया था। तो कम से कम ये पहले से आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये जाने किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका विलियम बुंगे द्वारा। और ये विलियम बुंगे ने कब दिया था शहरी संरचना का शोषणकारी में, ये 1976 में दिया था। कब दिया था, 1976 में दिया था। अब देखिए कौन जुड़ा नहीं, तो सिटी ऑफ सुपरफ्लुइटी ये जुड़ा हुआ है, ये भी है, सिटी ऑफ डेथ भी है और सिटी ऑफ नीड भी है। तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है किन स्थानों से होकर भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 गुजरता है। तो 48 देखिए दिया है पुणे, तो पुणे से गुजरता ही है। पुणे से फिर उसके बाद सूरत अहमदाबाद देख लीजिए, चौथा आंसर सही हो जाएगा। पुणे सूरत अहमदाबाद, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। 48 किससे गुजरता है, पुणे सूरत अहमदाबाद से होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक सबसे अधिक पाए जाते हैं, या अधिकतम किस राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। प्रीवियस ईयर पेपर से फिर दोबारा क्वेश्चन दोहराया गया है, इसको बताया था। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में टीक 1 सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 41 का पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। फिर पुराना क्वेश्चन उससे आया है, तो बनिहाल दर्रा, चांगला दर्रा, बोमडीला दर्रा, अघिल दर्रा। तो इसका सही आंसर क्या, बोमडीला दर्रा है, ठीक है। इसका सही आंसर बोमडीला दर्रा हो जाएगा।
बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा 43 का। 44 देख लीजिए। 44 है कि वर्ष 2001 की जनगणना और वर्ष 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या दर की वृद्धि दर कितनी थी? 16.64, 17.64, 18.64, 19.64। ठीक है, बहुत माइन्यूट एकदम दशमलव तक पूछ डाला है 64 जो 64 करके, तो ये 17.64 थी। इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। कितनी जगह? 17.64%। ठीक है, 44। अब देखिए 45 है, देखते हैं। ये इंग्लिश में पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कथन दिया है कि 2001 से 11 के दौरान बिहार की जनसंख्या 2001 से 11 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक थी। कारण क्या है? किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि दर वहाँ की जन्म दर से मृत्यु दर को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो ये सही है कि 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक थी। ये तो सही है। लेकिन किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि दर वहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर से घटाकर प्राप्त किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि दर निकालना है तो वहाँ पे संशोधित जन्म दर में से संशोधित मृत्यु दर को यदि घटाएंगे तब जो है जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त होगी। संशोधित जन्म दर में से संशोधित मृत्यु दर घटाएंगे तब जो है प्राप्त होगा। क्योंकि संशोधित की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के होने के क्या कारण है? जन्म हो, और दूसरी बात है कि लोग यहाँ आके बस जाएं। तो दो बात, तो उसमें जो आके बसे हैं उसको, और फिर उसके बाद मृत्यु में क्या हो, एक मृत्यु हो जाए, एक वहाँ से उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाए। तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए, क्योंकि दो बार काउंटिंग हो जाएगी, वो कहीं से कहूँ काउंट ही रहेंगे जो आए हैं या उस स्थान से कहीं चले गए हैं, तो इसलिए दो बार काउंटिंग ना हो, इसलिए संशोधित जन्म दर में से संशोधित मृत्यु दर, संशोधित जन्म दर में से संशोधित मृत्यु दर अगर निकालेंगे तब जो है उस किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त किया जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि ये ऑप्शन गलत है, कारण गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। ये सही, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा EMR स्पेक्ट्रम बैंड का सही आरोही क्रम क्या है? तो बताया गया था, ये आसान सा है, बैजा पीनाला। यह है ना विब ग्योर, इसे ऐसे बता दें इंग्लिश में आपको बहुत आसानी से। विब ग्योर देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे देखिए नीला, हरा, लाल, पराबैंगनी। तो पराबैंगनी लास्ट में कर दिया, काम खत्म हो गया, क्योंकि पराबैंगनी पहले फिर बैगनी आएगा। ठीक है, ये तो पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल, पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल, आरोही क्रम में आपको करना है। ठीक है, और ये देखिए पराबैंगनी, लाल पहले कर दिया, गलत हो गया। हरा, लाल, नीला, पराबैंगनी, ये भी गलत हो गया। तो पराबैंगनी पहले आएगा, फिर देखिए नीला यानी ब्लू आ गया, फिर उसके बाद हरा यानी ग्रीन, फिर लास्ट में लाल। तो ये क्रम में है। तो पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल, ये सही आंसर दूसरा 46 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आप लोग इसको विब ग्योर को याद रखिए। ठीक है, विब ग्योर को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। 47 मानचित्र है और पहलू है सम्मान रेखा मानचित्र। किससे आप मिलाएंगे? आप सम्मान रेखा मानचित्र, बिंदु मानचित्र को तो आप मिला लीजिए जनसंख्या वितरण से, और तारक मानचित्र को वायु की दिशा से मिला लीजिए, और प्रकीर्ण आरेख आप मिला लीजिए प्राकृतिक सामूहिकरण। तो बचा सम्मान रेखा मानचित्र, किससे मिला लेंगे आप? किसी जगह पर होने वाले बदलाव जो सापेक्षतः धीरे धीरे घटित होते हैं। तो आप मिला दीजिए। ए का हो गया चौथा, ए का चौथा 2 में है। बिंदु मानचित्र यानी बी का हो गया दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा, यानी पहला आंसर सही हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा। प्रकीर्ण आरेख प्राकृतिक सामूहिकरण। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए का चौथा था, ये पहला आंसर, बी का दूसरा, बी का औसत, सी का पहला, हाँ, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है? तो आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन, नीला, हरा और लाल। देखिए दिया है, यानी लाल, नीला, हरा, नीला, हरा, लाल। तो इसको याद रखिएगा, आरबीजी 48 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित रेखा प्रतीकों को विचार करें। समदाब रेखा, समोच्च रेखा, हैस्यूर विधि, समकाल रेखा। कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सी उच्चावच को चित्रित करती है? उच्चावच को कौन चित्रित करती है? समदाब रेखा चित्रित करती है, या समोच्च रेखा, या हैस्यूर, या समकाल रेखा? तो हैस्यूर जो विधि है ये तो है उच्चावच के लिए, समोच्च रेखा भी है। तो ये सी और बी और सी आंसर, ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। उच्चावच के निरूपण की विधियाँ हैं ये हैस्यूर और समोच्च रेखा, कंटूर लाइन। तो इसका 49 का तीसरा आंसर सही हो जाए। ये लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। सामान्य बंटन में ऊपरी चरम सीमा को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? किस पद का प्रयोग किया जाता है ऊपरी सीमा को मापने के लिए? विषम, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक या प्लेटोकर्टिक? तो किसे किया जाता है? लेप्टोकर्टिक का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे होता है कर्टोसिस, आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे या देखिए आसानी से इसमें समझ जाएंगे। कर्टोसिस है आपका ये कर्टोसिस। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इस तरह से अगर ग्राफ जा रहा है तो ये हो गया आपका प्लेटोकर्टिक, ठीक है, प्लेटोकर्टिक, ये इसे क्या कहा जाएगा? प्लेटोकर्टिक। अगर इसमें थोड़ा सा बीच में अगर ये गया, ये इसके ऊपर थोड़ा सा ये ऐसे गया है तो इसे कहा जाता है मेसोकर्टिक। लेकिन अगर ये पूरी तरह से ऊपर वाला है ये, तो इसे कहा जाएगा लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। तो यही पूछा है, सबसे ऊपरी सीमा, ऊपरी चरम सीमा को मापने के लिए किसका? तो लेप्टोकर्टिक का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, लेप्टोकर्टिक। इस तरह से पूरा कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक मैं सारे वीडियो को बना चुका हूँ 2004 से। थर्ड पेपर का सेशन भी जल्दी से शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोगों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।